जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो, आप ऑफिसेज में जाते हो, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। तो उन जब अलग अलग तरीके के लोगों को हम कैसे डील कर सकते हैं कि हर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब आप अपरिपक्व हैं अभी, ऐसे में करियर में उतर गए, आपके पास सिर्फ रिज्यूम है कागज पे, ये आपकी डिग्री है, ये थोड़ा अनुभव है या फ्रेशर है, अब आप वहाँ आ गए। अब वहाँ वो लोग मिलेंगे जो 10-15 साल इसमें बिता चुके हैं, उनके अच्छे बुरे अनुभव वो आप पे थोपेंगे। जैन जी जो है ना, ये उम्र सभी की थी, हम लोग जैन जी पे टिक गए, हमको टिकना था उम्र पे। इस उम्र से सब गुजरे, हम भी गुजरे, हम भी ऐसी थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो हमको डांट भी पड़ रही तो नौकरी करना। अब इनके पास बहुत ऑप्शन हो गए हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक चीज़ है। कई लोगों को ना ये बहुत मजाकिया चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली में जब आप किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हो ना जहाँ पे आपको उठने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। ऑफिस लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एक युद्ध है, और युद्ध हजारों साल से लड़ा जा रहा है और आज तक लड़ा जा रहा है। आप पे शत्रु ने आक्रमण किया, आपने सुरक्षा की, आपको लगा कि सुरक्षा से काम नहीं चला तो आपने भी आक्रमण कर दिया। ये युद्ध है। तो आप मोटिव पे आइए। तो जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, जब उनके साथ पॉलिटिक्स होती तो मैं उनसे कहता हूं कि आपके पास शस्त्र कौन सा है, किससे लड़ोगे आप? ये वो मोबाइल से लड़ रहा है, आप भी मोबाइल से लड़ रहे हैं। वो ईगो से लड़ रहा है, आप भी ईगो से लड़ रहे हैं। तो हर वो युद्ध आज आपको दिख रहा होगा कि स्पीकिंग ट्री की टीम स्टूडियो में नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठी है, हरियाली भरी जगह है, शांतम मेडिटेशन सेंटर उज्जैन में। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, मुझे लगता है, जिनको अभी ये उधेड़बुन में है कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। कोई ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आ चुकी है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे, बच्चे आपको नहीं समझ रहे, कॉर्पोरेट जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और अगर मिली है तो ऐसी पॉलिटिक्स में अगर आप फंस चुके हैं जहाँ पर आपको कैसे उससे निकलना है बाहर आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम में एक ही शक्ति है जो आपको हर तरीके से हेल्प कर सकती है, और वो है खुद हनुमान। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना, और मुझे बहुत मतलब ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ हमने बात स्टार्ट करी है कुछ ऐसी चीज़ों पर जो डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं। लाइक आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं, तो अच्छे बुरे लोग हमें मिलते रहते हैं। ऐसे खुशनसीब हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमें अच्छे लोग ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए। लेकिन कई ये ऐसा हर किसी के साथ संभव नहीं है। कई बार आपके साथ आपको ऐसे लोग ऑफिस में मिल जाते हैं जो हर समय आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ऑफिस की बात छोड़िए, घर पर भी कई बार आपको लोग समझ नहीं पाते हैं आपको कौन सा करियर बनाना है। कभी पेरेंट्स आपको वो करियर चूज़ नहीं करने देते, वो कहते हैं तो आपकी हॉबी है, ये कैसे करियर हो सकता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इतना इजी भी नहीं रहता है। तो ये पूरा पॉडकास्ट हनुमान जी किस तरह आपको आपकी लाइफ में मैनेजमेंट सिखाते हैं उस पर आधारित है। कैसे लोगों से डील करना है, हनुमान चालीसा की कौन से गुप्त रहस्य हैं जो आपको समझने हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण में कौन सी ऐसी शक्तियाँ छिपी हैं, और सबसे पावरफुल इनमें से कौन सी चीज़ है, उन सभी बातों पर हमने इस पॉडकास्ट के दौरान चर्चा की है। मेरे साथ मौजूद है पंडित विजय शंकर मेहता जी। वेलकम गुरु जी। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। एंड थैंक यू सो मच हमें इतनी खूबसूरत जगह पे इनवाइट करने के लिए। अभी तक हम आपके साथ अपने स्टूडियो के ऑफिस के स्टूडियो में ही पॉडकास्ट करते रहे हैं, बट पहली बार हम आए हैं आपके इतने खूबसूरत आश्रम में, जिसको मैं आश्रम भी नहीं कहूँगी, इतना मतलब ब्यूटीफुल स्टे है ये। मैं तो कहूँगी लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। तो आपसे जब मुझे था कि मुझे आपसे बात करनी है, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसा टॉपिक हम ढूंढना चाह रहे थे जो हनुमान चालीसा को भी कनेक्ट करे, हमारी कॉर्पोरेट लाइफ को भी कनेक्ट करे, क्योंकि आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं कि जो कॉर्पोरेट लाइफ में उलझा हुआ मजदूर है वो कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। तो मेरा सवाल, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो वहीं से आते हैं कि
हर कोई लाइफ में ना एक मोटिव, जब पढ़ते हैं तो हर किसी का एक मोटिव होता है कि आगे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, आईपीएस आईएएस जो भी बनना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है इंसान को। और वो कुछ ना कुछ करने की जो होड़ है, जो एक प्रेशर है, आपके ही सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर, खुद का प्रेशर, वो इंसान को ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप किसी भी ऑफिस एनवायरनमेंट में जाइए, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ बहुत ही कम होता है जो आपको कुछ सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं, अदरवाइज तो आप हमेशा हर मोमेंट पे आपके खिलाफ ना कोई पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती रहती है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि उसको जॉब करनी है, एक अच्छी एमएनसी में, एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय करनी है, तो खुद को कैसे तैयार करे वो पहले? यहाँ से बात शुरू करते हैं कि आप हमारे आश्रम शांतम आए जी। ये उज्जैन में स्थापित है। इसका नाम शांतम इसलिए है कि जिन्हें शांति की तलाश हो वो यहाँ आए। सभी अशांत हैं कहीं न कहीं। यहाँ हमने हनुमान जी की एक 9 फीट की मूर्ति 7 चक्र वाली लगाई पॉजिटिविटी के लिए। शांति कैसे मिले, इसका सीधा उत्तर है कि पॉजिटिविटी हमारे आसपास हो, हमारे भीतर से भी पॉजिटिविटी निकले तो दूसरों को अच्छा लगे जो हमारे साथ हैं, और बाहर से जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिले हम कलेक्ट कर लें। ये आश्रम बनाने का उद्देश्य ये पाप पुण्य इन सब के लिए नहीं है। आप आए तो हनुमान जी शांति दूत हैं जी। हनुमान जी जो काम करते हैं भीतर से बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो हनुमान जी के साथ उनका दुश्मन भी है ना, वो भी फील करता है कि कोई बात है। तो आप हनुमान जी का ग्राफ देखेंगे तो उनके दुश्मन भी थोड़ी देर बाद उनको दुआ देते हैं इतने पॉजिटिव हैं। तो हम कहते हैं हनुमान जी से कनेक्ट हो जाए। तो शांतम में केवल एक फील है कि हनुमान जी से कैसे जुड़े जी। पॉजिटिविटी का जो दूसरा जरिया है वो हमारी माँ होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिता नहीं होते, लेकिन माँ होती है, क्योंकि हम पिता के मुकाबले 9 माह माँ के साथ अधिक रहे। पिता की काउंटिंग तो बाद में शुरू हुई। तो कुदरत ने स्त्रियों को माँ बना के एक बहुत प्यारी नियामत दी है जो पुरुष के पास नहीं है। तो अपनी माँ से जितनी पॉजिटिविटी मिल सकती है लेते रहना चाहिए। दूसरा, अब आजकल के बच्चे अपनी माँ को कितना टाइम देते हैं या माँ को कितना सीरियसली लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्हें शांति की तलाश है जो कि वो सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, अपने मित्रों के साथ ढूंढ रहे हैं, तो उनको माँ से ले लेना चाहिए। उसकी भी प्लानिंग है पूरी एक। और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स तीसरा गाय है, गौ माता। काऊ प्रोडक्ट का यूज करें, काऊ प्रेजेंस में अपने आप को थोड़ा ज्यादा रखें। लेकिन हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे, बड़े शहरों में रहने वाले लोग गौशाला जा सकें, गाय को घर ला सकें, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन काऊ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। गाय की अगरबत्ती, गाय के गोबर से बने हुए कंडे छोटे होते हमारे यहीं मिल रहे हैं, हम तो बनाते इसीलिए। हम काऊ डंग केक बनाते हैं, ब्राह्मण लोग हनुमान चालीसा बोल के उसको तैयार करते हैं। अच्छा। अब इतने पावरफुल हैं वो कि अगर कोई बच्चा रात को बेचैन रहता है, सुबह उठ के बेचैन रहता है, उसके तकिए के नीचे यदि वो काऊ डंग केक जो अभिमंत्रित है रख दें तो वो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। अभी तो परखा हुआ है क्योंकि ये साइंटिफिक है। विज्ञान ने इसकी परीक्षा दी कि गाय के गोबर में ऐसा क्या, और वो सब हो गया रिसर्च में, अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो पहले तो ये कि शांति जिनको चाहिए वो यहाँ जरूर आए, या ऐसी किसी जगह जाएं जहाँ हनुमान जी, जन्म देने वाली माँ और गौ माता, गाय। अब ये मैंने सीधा तरीका बता दिया, आपके पास और कोई तरीका वो करते रहो, क्योंकि चौथा तरीका मेडिटेशन है। थोड़ा मैच्योर मामला है, हर कोई मेडिटेशन नहीं करता, तो ये तो कर लो। बिल्कुल, ये आपका
पहली बात जब हम शांतम की बात करते हैं तो ये है। अब हम दूसरी बात करें, आपने एक सवाल पूछा कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, करियर शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कमी है, ये तो नहीं कहूँगा, बड़े विद्वानों ने बनाया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज का बच्चा जब पढ़ता है तो उसको सब्जेक्ट दिला दिया जाता है, सब्जेक्ट के साथ ये प्रोफाइल रहेगी, तय हो जाता है, डॉक्टर बनना है, ये करना, ये पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना। पेरेंट्स भी उसी में हेल्प करते हैं, प्रेशर करते हैं। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स और बहुत कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चे पर इस बात के लिए काम करते हैं कि ये क्या बन सकता है, उसका चेक पॉइंट नहीं है। आप क्या बनाना चाहते हैं उसके हैं। हमारे यहाँ जो पढ़ेगा वो मेडिकल क्लियर करेगा, हमारे यहाँ जो पढ़ेगा वो आईआईटी क्लियर करेगा, हमारे यहाँ जो पढ़ेगा वो ये हो जाएगा, मेरे बच्चे को तो ये बनाना। तो आप जो चाहते हैं वो तो आप करते हैं, पर कभी बहुत बारीकी से ये जानने की कोशिश करिए कि बेसिकली वो है क्या अंदर से। ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। ये पेरेंट्स आज भी नहीं जानते कि उसके बच्चे में वो बात है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि वो बन भी सकता है कि नहीं आप जो बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे अच्छी ड्राइंग करते हैं, आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे शेफ मतलब कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का इसमें मत रहता है कि ये आपकी हॉबी है, दिस कैन नॉट बी योर करियर, ये आपकी हॉबी है, तो इसको हॉबी की तरह रहो, लेकिन करियर तो आपको वही बनाना है, कॉर्पोरेट में या आईएएस में या सिविल में। तो इसको आप कैसे करेंगे? वो हॉबी, जो हॉबी माइंडसेट है, उसे कैसे हटा सकता है इंसान? क्या होता है, ये पेंटिंग, भोजन बनाना है, आर्ट, ये बचपन से करियर नहीं बन सकता। लेकिन आप एक डिजाइन कर लें, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं इसमें ऐसे सफल लोगों की संख्या कम है। बहुत अधिक कलाकार, एक उसमें भी फाइट है, राइट। तो पेरेंट्स की साइकोलॉजी है कि उसमें फाइट के बाद चांस, मतलब 100% फाइट है, 10% चांस है एक आर्टिस्ट के लिए। अब यहाँ 100% फाइट है और 90% चांस है, तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को क्या फायदा उठाना चाहिए, उनका बच्चा आर्टिस्ट है, उनका बच्चा पेंटर है, उनका बच्चा अच्छे शेफ के लक्षण दिख रहे हैं, ये सारे लक्षण कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी को बताते हैं। ओके। इससे आज जो बच्चा अच्छा पेंटर है वो बड़ा होकर बहुत बड़ा पेंटर बन जाएगा जरूरी नहीं, पर हाँ उसका एक टैलेंट दिख रहा है, क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव है। और आर्ट बिना कंसंट्रेशन के नहीं आता, उसकी एकाग्रता बड़ी तगड़ी है। ओके, हाँ ये पॉइंट। तो ये दो चीजों का फायदा उठाएं और उसको उसके करियर में लाएं। फिर कोई बात नहीं, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि आप अगर समर्थ हो, वो जो 2-4 साल उस करियर को बनाने में बिगाड़ेगा, और अगर आप फाइनेंशियली होल्ड कर सकते हो, देन मूव, बिगाड़ने दो क्योंकि आप लेकिन अगर आप समर्थ नहीं, आपको लगता है कि भाई वो लेट हो जाएगा, उसका भी दिक्कत है, हमने तो लोन लेके काम किया है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें, एक चीज से तय नहीं हो सकता। वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो बच्चे का जो रियल इंटरेस्ट, एज के हिसाब से, जैसे बच्चों का आज्ञा मानने का दौर भी उम्र के हिसाब से बदल जाता है, ऐसे ये रुचि भी बदल जाती है। अच्छा, आज जो बच्चा आपको बहुत अच्छा पेंटर दिख रहा है, 10 साल बाद वो नहीं कर रहा होगा, तुली का फेंक के हाथ में सिगरेट ले लेगा। आज जो बच्चे भी कहना मान रहे हैं आपके, अचानक यू टर्न मार देते हैं, अचानक। तो ये तो इसलिए आपको सबसे पहले माँ बाप को तो ये जानना है कि इसमें तो कौन सी बात है, ये क्या बन सकता है। इसकी स्टडी का एक बहुत स्पिरिचुअल स्टाइल है, वो अपन बात करेंगे।
गुरुजी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी का जो करियर, मैं आपसे पूछ रही थी कि हमें किसी बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है या और किसी को ड्राइंग में, किसी को शेफ बनने में, तो उसका आपने मुझे उत्तर दिया जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा और अच्छा भी लगा एक्चुअली। लेकिन आपने बोला कि ये बच्चे यू टर्न मार जाते हैं और कुछ गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप, एक उम्र होती है, अगर उस उम्र में आपने समझा लिया, अपने बच्चे को समझा दिया और उसको, उसकी नर्व्स को पकड़ लिया, तो शायद वो नहीं बिगड़ेगा जैसे हमें दिखता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल जेंटल पेरेंटिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आपको बच्चे को, हम लोग बड़े हुए हैं, बहुत मार खा के बड़े हुए हैं पक्का, लेकिन आजकल अगर आप बच्चे को आप डांट भी दोगे ना, तो एक तो आपके अंदर गिल्ट आ जाता है कि आपने डांट दिया, और बच्चा इतना सेंसिटिव हो चुका है कि उसको जरा सा आप बोलते हैं और वो वो क्राई करना शुरू कर देता है। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने जेंटल पेरेंटिंग को बहुत प्रमोट कर रखा है, और जेंटल पेरेंटिंग मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे के लिए है। तो इस पे आपका क्या टेक है कि हम जैसे बड़े हुए हैं वैसे ही बच्चों को बड़ा करना चाहिए, कि टाइम के साथ साथ परवरिश का तरीका भी बदल जाता है? देखिए, मुझसे कोई पूछे तो जेंटल पेरेंटिंग शब्द ही गलत है। माँ बाप बेसिकली जेंटल होते हैं बच्चे के लिए, बेसिकली ये रिश्ता ही ऐसा है। अलर्ट पेरेंटिंग होना चाहिए जेंटल पेरेंटिंग की जगह शब्द। ओके। आप जेंटल वेंटल तो हो ही, माँ बाप बनते ही आप जेंटल हैं बेसिकली। दुनिया में जेंटलमैननेस का अगर कोई उदाहरण है तो 4 ही हैं: परमात्मा, गुरु, माँ और पिता। बाकी सब बाद में आते हैं। तो उसमें क्या, जो भी कर रहे हैं वो जेंटल पेरेंटिंग है। चांटा मार रहे हैं उसमें भी जेंटल पेरेंटिंग है। एकमात्र दुनिया की हिंसा है जो माँ बच्चे को जब चांटा मारती है, जिसके नीचे प्रेम चलता है, वो तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल। हमें समझना चाहिए अलर्ट पेरेंटिंग। तो समझदार माता पिता अपने बच्चे के कनेक्शन पे, उसकी कनेक्टिविटी क्या है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। उसकी पहली कनेक्टिविटी माँ से। ओके। ये बाय डिफॉल्ट होता है, माँ से ही हाँ, बच्चे नहीं, का पर कनेक्शन। आपको वॉच करना पड़ेगा कि माँ से उसकी कनेक्टिविटी आजकल मैच्योर चल रही है, डाइवर्ट हो गई है, डिस्ट्रक्टिव हो गई है। दूसरी उसके फादर से, तीसरी उसके फ्रेंड्स, और चौथी उसके टीचर, ओके, और पांचवी उसकी सेल्फ कनेक्टिविटी। ये 5 तरह की कनेक्टिविटी किसी भी बच्चे में अलर्ट पेरेंट्स वॉच करते रहते हैं। ओके। आजकल इसका टीचर से क्या चल रहा है, कोई टीचर इसको परेशान तो नहीं कर रहा, तो टीचर पे वॉच करिए। कौन से टीचर को आइडियल मान रहा है, हम उसको पुश करें। तो उसके फ्रेंड्स कौन से हैं, इस पे वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद उसकी मेकिंग में फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स के घर में जो चल रहा है वो भी शेयर होता है बैठ के। आपके घर में तो बहुत अच्छा, उनके घर में तो बिल्कुल। जब उसकी लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप वॉच ही नहीं कर रहे हो। आप फ्री हैंड दे रहे हैं, किसी से भी दोस्ती कर लें, कंट्रोल ऐसा भी नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो तो फ्री है, वो तो बाहर निकला तो उसको तो 50 दोस्त मिलेंगे, वो अच्छा ही लगता है। लेकिन पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फादर से, मदर से, टीचर से, फ्रेंड्स से, कि कैसे उनके साथ उनका जोड़ होगा। और लास्ट में बहुत बचपन से बच्चों को अपने से कनेक्शन सिखाइए, उसको कहते हैं मेडिटेशन। ओके। कितने घर ऐसे हैं जिनसे अगर मैं कहूं कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो कभी आपने उसको मेडिटेशन सिखाया, तो लोग कहेंगे अभी तो बच्चा है, मेडिटेशन क्या समझेगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके। वो समझेगा नहीं, करेगा, और किए हुए का रिजल्ट तो आता ही है। समझने का तो बाद में बात, करने तो उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा मेरा अनुरोध है। गुरुजी, अब हम पेरेंटिंग से ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब 21 से 31 की उम्र बहुत खास होती है, जब यहाँ पे इंसान अपना करियर भी बना रहा होता है, अपने नए दोस्त भी बनाता है, अपना सर्कल भी चेंज करता है, और कहीं ना कहीं आप शादी का भी जो आजकल का एज ग्रुप है वो इतना ही रह गया, आप 28-29 में शादी करते हैं। तो ये उम्र मुझे लगता है कि बहुत खास होती है एक इंसान की लाइफ में। और ये जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो, आप ऑफिसेज में जाते हो, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। तो उन जब अलग अलग तरीके के लोगों को हम कैसे डील कर सकते हैं, कि हर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, हर कोई आपको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, कई लोग चाहते हैं कि आप नीचे गिरे। इसकी भी तैयारी
बचपन से मतलब स्कूल के बाद जब कॉलेजिंग होती है और कॉलेजिंग के बाद करियर वाले उसमें आना था सेक्टर में, तो मैं निवेदन करूँगा नई पीढ़ी से कि उसको जब करियर वाले सेक्टर में जाना है तो उसको अपनी फिजिकल बॉडी, अपना माइंड और अपनी सोल, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। ये कैसे होगा लेकिन? हाँ। अब क्या होता है, उसको अपने इंस्ट्रूमेंट की जानकारी है कि मुझे एप्पल लेना है कि सैमसंग लेना है, मुझे लैपटॉप लेना बिल्कुल है। आपको फ्रेंड्स की भी जानकारी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि फ्रेंडशिप ऑफ बेनिफिट्स, मित्रता लाभकारी होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए, ये खत्म हो गया। उसमें भी इमोशंस खत्म हो गए, वो मेरे काम आया, मैं उसके काम आया। बिल्कुल, ये फ्रेंडशिप है। तो यही इसी का नाम फ्रेंडशिप है। अब ये तो कुछ लंबी चलती नहीं है, क्योंकि दूसरा मिला तो दूसरे से हो गई, तीसरा वाला तीसरे से हो गई। बिल्कुल। ये टाइम धर्म अध्यात्म के अनुसार हमारी एक लाइफ एनर्जी होती, जो हमारे जन्म से लेके हमारे 13-14 साल तक, टीनेज तक लाइफ एनर्जी रहती है। ओके। 13, 14, 15 से लाइफ एनर्जी सेक्स एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो चलती है 35-40 तक। इसीलिए उस समय कहा जाता है शादी कर दो, शादी कर दो। राइट। हमारे पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि लाइफ एनर्जी जब सेक्स एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो उसमें बहुत पावर है। इस उम्र में आदमी खूब पढ़ लेता, खूब खेल लेता, खूब मतलब जो कुछ करना है खूब, क्योंकि अब टाइम पे अगर मैरिज नहीं हुई तो ब्लास्ट होना है। तो इससे दोस्ती, उससे दोस्ती, इससे संबंध, और इन चीजों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं लोग। वो समझ रहे हैं बस, क्योंकि वो अपने अंदर की वो जो एनर्जी कन्वर्जन हुआ, उसके लिए तो आपको योग, मेडिटेशन एक रेमेडी की तरह करना है। लोग मेडिटेशन को समझते हैं धर्म कर्म का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो जीन्स पैंट पहनते हैं, धोती लुंगी वालों का काम है। बिल्कुल गलत। आप जीन्स पैंट में करिए, क्योंकि आप जिस लाइफ में जा रहे हैं उसमें जो सपोर्ट चाहिए आपको, वो सपोर्ट सिस्टम है। ओके। मेडिटेशन एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय टॉप पर है। राइट। उसका प्रॉपर यूज करिए। तो अब आप अपरिपक्व हैं अभी, ऐसे में करियर में उतर गए, आपके पास सिर्फ रिज्यूम है कागज पे, ये आपकी डिग्री है, ये थोड़ा अनुभव है, या फ्रेशर है। अब आप वहां आ गए, अब वहां वो लोग मिलेंगे जो 10-15 साल इसमें बिता चुके हैं। उनके अच्छे बुरे अनुभव वो आप पे थोपेंगे। तो आपका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोल टच होना चाहिए, जो मैं एक शब्द देना चाहता हूँ, सोल टच। सोल टच। इस एज में सोल टच का टेस्ट जिन लोगों को होगा, वो वहां जाने पे परेशान नहीं होंगे, नहीं तो वहां जाने पे एक बंदिश लग जाती है। अभी तक तो फ्री लाइफ थी, क्लास अटेंड करी, नहीं करी, प्रोफेसर को बोल दिया यार दो। अब आप जैसी गए, एक डिसिप्लिन लागू हो जाता। बिल्कुल सही कह करियर रहे हैं, का। लेकिन एटीट्यूड बदलता नहीं है, इसलिए तो नौकरी तो यूं छोड़ते हैं लोग। आजकल बहुत हो रहा है जेनजीज में, इसने डांट ही नहीं सकते आप। हाँ, डांट नहीं सकते। बोले टाइम पे आइए, साहब अपना तो यही टाइम है, हाँ, तो कल से आएंगे ही नहीं। आप टाइम पे बोला, हमको आना ही। इसको हम जेनजी कल्चर कहते हैं कि जो ऐसा भी नहीं कह सकते। देखिए जेनजी कल्चर जो है, एक्चुअली जेनजी जो है ना, ये उम्र सभी की थी। हम लोग जेनजी पे टिक गए, हमको टिकना था उम्र पे। इस उम्र से सब गुजरे, हम भी गुजरे, हम भी ऐसी थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। तो हमको डांट भी पड़ रही तो नौकरी करना है। अब इनके पास बहुत ऑप्शन हो गए हैं। तो हमारा जो कहना है कि इस एज में सोल टच कर लें। तो सोल टच की प्रैक्टिस है योग, कोई गुरु, कोई आश्रम, कुछ ऐसे लोगों के साथ उठे बैठिए जो जिंदगी को जानते हो। ये सिखाता कौन है? आजकल कोई सिखाता नहीं है गुरुजी। मिल जाते हैं लोग, अगर आप सीखना चाहें तो ऐसे भी लोग हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप केवल योग तो खुद कर सकते हैं, इसमें तो कोई आपको दूसरे की जरूरत नहीं। मेडिटेशन आपको एकांत क्रिया है। बिल्कुल। पर मेडिटेशन अगर ये मान ले कि नहीं, ये इस एज का मामला नहीं, बुढ़े होंगे जब देखेंगे अभी क्या, और ये मान ले मेडिटेशन से कैसे टेंशन जाएगा, मेडिटेशन से हमारा जॉब कैसे बच जाएगा, मेडिटेशन से मैं अपना टारगेट कैसे प्राप्त कर लूँगा, तो ये थॉट ही गलत है। इसको समझो आप, मेडिटेशन आपकी ताकत है, वो आपके अंदर
वो सारी चीजें भर देगा जिससे आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, जिससे आप इस तरह की चीजों का सामना कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब सोल टच का टेस्ट जगाएं इस पीढ़ी में, तो फिर उनको नए सेक्टर में आने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुजी, जब ऑफिस की बात करते हैं ना, तो ऑफिस पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक चीज़ है। कई लोगों को ना ये बहुत मजाकिया चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली में जब आप किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हो ना, जहाँ पे आपको उठने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, और आप आए हो, जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो आप, तो आपके बहुत सपने होते हैं कि मैं तो मतलब आप टैलेंटेड भी हो आपको, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। तो आप उस अवसर की कमी को कैसे अपनी लाइफ में, मतलब वो इफेक्ट नहीं होने देते, कैसे उसके बावजूद आप आगे बढ़ सकते हो? हम इसको थोड़ा सा यूं समझें, ऑफिस लाइफ, कॉरपोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एक युद्ध है, और युद्ध हजारों साल से लड़ा जा रहा है और आज तक लड़ा जा रहा है। तो युद्ध एक एक्टिविटी है, अपने शत्रु को पराजित करना ये युद्ध है। शत्रु द्वारा किया गया आक्रमण, उससे सुरक्षा करना ये युद्ध है। दो ही सीधी सीधी परिभाषा है। आप पे शत्रु ने आक्रमण किया, आपने सुरक्षा की, आपको लगा कि सुरक्षा से काम नहीं चला तो आपने भी आक्रमण कर दिया, ये युद्ध है। कोई जीत हार होना है जिसकी, अब ये कोई आज से तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये तो देवता दैत्य लड़ते रहे, समुद्र मंथन किया, अमृत की जरूरत पड़ गई, राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत का तो कहना ही क्या, फिर हो रहा है और लेटेस्ट चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो युद्ध तो है। आज से 50 साल पहले भी जो लोग नौकरी करते होंगे ना, उन्हें भी युद्ध करना पड़ा, वो भी युद्ध लड़ते थे। फर्क क्या आया? क्यों आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आया? युद्ध का प्रभाव इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्रों से कम और ज्यादा होता है। युद्ध का पहला प्रभाव यह है कि उसमें वो शस्त्र, जो वेपन है, वो कौन से हैं। ओके। छोटा, बड़ा, खतरनाक, कम खतरनाक, उससे युद्ध का शेप। युद्ध दूसरा होता है, जो लोग लड़ रहे हैं वो किस लेवल के हैं। ओके। किस लेवल के। अब बाद में पर्पस आता है। पर्पस क्या था? धर्म बचाना था, देश बचाना, ये बाद में आया। अब ये तीन बातें दिमाग में रखिएगा। ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, ये तो जन्मजात है, पहले भी दफ्तरों में होती थी। हाँ, आप पहले के आर्टिकल पढ़िए, पहले की पॉलिटिक्स देखिए, पहले भी ऐसा होता, पर शस्त्र कम थे, तो युद्ध निपट जाता था। पहले अगर 60-70 साल पहले किसी ऑफिस में आपको बॉस ने कुछ कह दिया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, बाहर निकल के खुद ही 5 लोगों को बताना। राइट। ठीक है। अब आपको बॉस ने कुछ कहा, खड़े होते ही आप एक मैसेज ठोको, तो देखते ही देखते हजारों लोगों को पता लगता है। राइट। इंस्ट्रूमेंट से लड़ाई की डिजाइन बदल गई, अटैक बदल गया, इफेक्ट बदल गया। तब भी होता था, तब भी बॉस डांटते थे, तब भी दाएं बाएं ये वो फेवरिज्म तब भी था, सब कुछ वैसा ही था। इंस्ट्रूमेंट जो वेपन था वो चेंज हुआ, तो ऐसा हो गया। भाई परमाणु बम डाला गया, उसके बाद अभी तक नहीं डला, लेकिन डर लगा रहता है, डलेगा तो क्या होगा। तो ऐसे ही अब ये सब छोटे छोटे वेपन नए आ गए, तो ये शेप चेंज हुआ। अब लड़ने वाला कौन है? तो उस टाइम के पढ़े लिखे, इस टाइम के पढ़े लिखे में भी फर्क आ गया। एक धैर्य था पहले के लोग, अभी नहीं है, तो और लड़ाई का शेप हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आजकल कॉर्पोरेट, पहले भी होती थी। हाँ, अब शस्त्र और व्यक्ति, और आप किस, आपका मोटिव क्या लड़ने का? देश बचाना था, अधिकार करना था, धर्म बचाना था, तो आप मोटिव पे आइए। तो जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, जब उनके साथ पॉलिटिक्स होती, तो मैं उनसे कहता हूं कि आपके पास शस्त्र कौन सा है, किससे लड़ोगे आप? ये वो मोबाइल से लड़ रहा है, आप भी मोबाइल से लड़ रहे हैं। वो ईगो से लड़ रहा है, आप भी ईगो से लड़ रहे हैं। तो हर वो युद्ध
जिसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परमात्मा होता है। ओके। वो जिसने पकड़ लिया वो जीत जाएगा। कैसे पहचान करेंगे? अब नहीं, आप बिना भगवान के युद्ध लड़ रहे हैं ना, आपके पीछे क्या मॉरल सपोर्ट है? आप कभी परमात्मा पे इतना भरोसा रखते हैं कि आज मेरे साथ बुरा हुआ लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है तो वो मुझे गाइड करेंगे, मेरी हिम्मत करेंगे? नहीं है। आप दुखी होते हैं तो आप किसी को अपनी बात बताने लायक भी नहीं रहते। कभी कभी ये तो होता है, क्या बोलने का मन भी नहीं करता कि जब प्रॉब्लम होती है किसको तो। बताएं, क्योंकि जिसको बताओ वो अपनी चालू कर देता है। दो दुखी मिल जाते हैं तो दुख और बढ़ जाता है। तो मैं वो फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता आप मूर्तियाँ साथ लेके घूमो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सोल टच हो जाते हैं, अपनी आत्मा पे चले जाते हैं, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। तो जब सोल टच आदमी के साथ पॉलिटिक्स होगी तो वो युद्ध अलग ढंग से लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? वो सुरक्षा करना भी जानता है, आक्रमण करना भी जानता है। सबसे पहला काम वो ये करेगा, अगर सोल टच है तो सोल टच आदमी कभी दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होता। सोल टच आदमी की विशेषता ये है कि सबसे पहले मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप डिस्टर्ब हुए हार की इबारत चालू हुई। क्योंकि आप कंट्रोल ही दूसरे से हो रहे हैं, आपका तो अपना कोई कंट्रोल नहीं। चाहता ही है कि आप डिस्टर्ब हो। उसने बोला आप बेवकूफ हो, आपका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा आप बहुत अच्छे हो, आप दिमाग सही हो गया, तो आपका तो सारा कंट्रोल उसके पास। बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल आपका। हाँ, एक आदमी कान भर गया, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, आप गए काम से। तो सोल टच आदमी के पास एक ऐसा कवच होता है कि वो दूसरों से कंट्रोल नहीं होता। ओके। तो आपने जैसे डिस्टरबेंस चालू किया अपने आप में, आप हार की तरफ चले। अब ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में अभी भी और तब भी यही होता था, यही शस्त्र थे, बोलना, पेपर चला देना, नोटिस दे देना, फायर कर देना, र्यूमर उड़ा देना, कमेंट कर देना, ये सब शस्त्र हुआ करते हैं। और कैसे लड़े? मारपीट तो होती नहीं, हाथापाई, तो यही सब शस्त्र हैं। बिल्कुल। तो उदाहरण के तौर पे शस्त्र कौरवों के पास ज्यादा थे, सेना उनके पास ज्यादा थी। 18 अक्षौहिणी सेना का काउंटिंग था, 11 कौरवों के पास थी, पांडवों के पास तो 7 ही थी। लेकिन फिर क्यों जीत गए पांडव? जबकि योद्धा भी उनके पास ज्यादा थे। कृष्ण थे ना उनके पास। मेडिटेशन था, योग था, सोल टच कैरेक्टर कृष्ण ने अपने आसपास वालों में बना दिया था। तो वो लोग आखिर में 18 दिन का युद्ध चला और पांडव जीत गए। गुरुजी, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहे थे और हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत ही विक्टिम पाते हैं कि हम इस पॉलिटिक्स के विक्टिम बन गए, हम 4 लोगों के बीच में फंस गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम उलट देखें तो कई बार क्या होता है ना कि आपके पास, आप एक बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, प्रमोशंस मिल गए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाते। वो जो काबिलियत है, आपकी जो कामयाबी है, वो आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। अब यहाँ मैं हनुमान जी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हम हनुमान जी के सानिध्य में यहाँ बैठे हैं और उनका जिक्र ना हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि हनुमान जी, जिन्हें हम जिनके पास सब कुछ, इतनी सारी पावर्स, अष्ट सिद्धियों के वो स्वामी हैं, और फिर भी इतने हम्बल कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मैं हनुमान, मैं ये, मैं वो कहते मैं राम भक्त हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो इतनी कामयाबी के बाद जब खुद को स्थिर रखना होता है, ईगो लेस होना होता है, हम्बल होना होता है, हनुमान जी यहाँ पे क्या सीख देते हैं हमें? हनुमान जी से सबसे बड़ी बात ये सीखी जाए कि हनुमान जी का सबसे बड़ा भरोसा श्री राम है। वो कोई भी काम करते हैं राम जी से प्रेरित होकर, राम जी को अर्पित करके। इसलिए वो विनम्र है, क्योंकि जिसके हृदय में 24 घंटे भगवान बसे हों तो क्वालिटी आ ही जाएगी। बिल्कुल। जब हम किसी का स्मरण करते हैं, जैसे कहते हैं हनुमान जी खाली बैठे बैठे राम राम जपते हैं, तो क्यों जपते हैं? ये बेसिक थ्योरी है कि जब आप किसी इष्ट का नाम जपें तो उसके जो गुण हैं वो हमारे भीतर, जपने वाले के भीतर आ जाते हैं। अच्छा, ये थ्योरी है। ओके। जपा इसलिए जाता है। तो हनुमान जी के भीतर राम जी हैं, और राम जी मूल रूप से बहुत विनम्र हैं, तो हनुमान जी को होना ही था। फिर हनुमान जी ये भी मान के चलते हैं कि मेरे भीतर भगवान है,
वो करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं। किस बात का अहंकार? अब हम लोगों की लाइफ में अहंकार, ईगो इसलिए आता है कि हम एक तो भगवान को जब टाइम मिलता है तो पूछ लेते हैं, परख लेते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। तो हम खाली हैं भगवान से। अब परमात्मा यदि भीतर नहीं है तो अहंकार को आना है। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। ओके। अहंकार जाएगा तो परमात्मा आएगा, परमात्मा आएगा तो अहंकार जाएगा, परमात्मा नहीं है तो अहंकार है। तो फिर जब हम भगवान को भूल के कोई काम करते हैं तो हमको लगता है मैंने किया, ये एम्पायर मेरा है, ये सक्सेस मेरी है, मैं ना हूं तो कंपनी बैठ जाए, मैंने ही किया, मैंने ही किया। आना ही है ईगो। अच्छा, ये हनुमान भक्तों में भी होता है, क्योंकि वो अधूरी हनुमान भक्ति करते हैं। हनुमान जी को मानते हैं, पूछते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं, पर ईगोइस्ट हैं। दूसरे का क्रेडिट ले लेंगे, दूसरों को अपने सामने छोटा समझेंगे। तो हनुमान जी के गुण, हनुमान जी के कैरेक्टर, हनुमान जी की अच्छाइयाँ अपने को अपने भीतर उतारना हो। ईगोलेसनेस, बहुत ही हम्बल है, हेल्पफुल हैं, केयरिंग तो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे करें? तो उनका यशगान करो। ओके। तो हनुमान जी में सारे गुण राम जी के उतरे, वो राम जी का यशगान करते हैं। हम हनुमान जी का करें, क्योंकि उपलब्ध हैं हनुमान जी, पवन पुत्र हैं, पवन के रूप में है, सारी जगह ये सब उन्हीं का रूप है। तो हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ओके। तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था, नदी में जा रहे थे, नाव हिलने लगी, ऐसा लगा पलट जाएगी, हनुमान चालीसा पढ़ ली। ऑपरेशन हो रहा है अपने किसी का, हनुमान चालीसा पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हनुमान चालीसा पढ़ी, सब ठीक हो गया। ऐसे अनेक अवसरों पे जब भय लगता है, ऐसा लगता है कि अपनी पसंद का काम नहीं हो रहा, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो कोई जादू चमत्कार थोड़ी। एक्चुअली क्या होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के जितने गुण हैं आपके भीतर आ जाते हैं। अच्छा। आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं कि ये काम अच्छा होगा तो भी मैं उतना ही खुश हूँ, खराब होगा तो भी मैं उतना उसको वैसा हैंडल कर लूँगा। ओके। तो वो जो डर है, भय है, वो जो फियरनेस होती है ना आदमी के अंदर, वो मिट जाती है। अच्छा। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। देखिए, हनुमान जी जीवन में होने का क्या, एक छोटा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। महाभारत का युद्ध चल रहा, कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति बने। 18 दिन का युद्ध था, तो 16वें और 17वें दिन के सेनापति कर्ण थे, क्योंकि 10 दिन तक भीष्म थे, वो चले गए। नेक्स्ट 5 दिन द्रोण थे, वो भी चले गए। 18 दिन के युद्ध में से 16 और 17 दिन के युद्ध में कर्ण। और श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन से अधिक बड़ा धनुर्धर कर्ण है। और कर्ण तो ढूंढ ही रहा था अर्जुन को मारने के लिए। तो 17वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि मित्र, तुम्हारे होते हुए अब तक अर्जुन जिंदा है और तुम मैदान में 11वें दिन आ गए थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम समाप्त क्यों नहीं करते हो अर्जुन को? तो कर्ण ने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि मैं अर्जुन से अधिक अच्छा धनुर्धर हूं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है एक, कि जैसे ही मैं अर्जुन के सामने जाता हूं, 4 चीजें मुझे इफेक्ट करती हैं। ओके। या तो मैं डाइवर्ट हो जाता हूं, या मैं डाइल्यूट हो जाता हूं। पहली चीज, अर्जुन के रथ पे बैठा हुआ कृष्ण, बस कृष्ण सामने आता है, पता नहीं क्या मेरा सब। दूसरा, अर्जुन के पास जो रथ है वो मेरे रथ से अच्छा है, क्योंकि वो अग्निदेव ने दिया हुआ है। तीसरी बात, अर्जुन जिस रथ पे बैठा है
उसके घोड़े कृष्ण के घोड़े, क्योंकि कृष्ण ने कहा था अगर सारथी मैं हूं तो घोड़े मेरे होंगे। तो शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये घोड़ों के 4 घोड़ों के नाम हैं। तो कृष्ण का अपने घोड़ों पे बड़ा कंट्रोल, बोले वो घोड़े देख के भी मैं डिस्टर्ब होता हूं। तो पहली चीज कृष्ण, दूसरी चीज रथ, तीसरे घोड़े, और चौथा अर्जुन के रथ की ध्वजा पे वो जो वानर बैठा है, हनुमान जी। बस मैं यहीं अर्जुन से हार जाता हूं। अब ये जो घटना है ये हमको बताती है कि यदि आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं और आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है तो आप बिना डिस्टर्ब, मैंने आपको बताया इसमें आपका डिस्टर्ब होना सबसे बड़ी डिफीट है। ये कभी बंद नहीं होगा और ये किसी युग में नहीं हुआ। अरे भाई, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जैसे आदमी के बीच जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों में भी लॉस प्रॉफिट हुआ। इतिहास जानता है। बिल्कुल। यही सब तो अभी हो रहा है। फर्क ये था कि उस समय के वेपन लिमिटेड थे, अभी ज्यादा है तो जल्दी ब्लास्ट हो जाता। लेकिन आपको तो अपनी सुरक्षा में आपको बस एक ही काम करना है, डिस्टर्ब नहीं होंगे बाहर से। तो कैसे नहीं होंगे? आपका प्रोटेक्शन क्या? आपके पास कृष्ण होना चाहिए, आपके पास रथ अच्छा होना चाहिए। रथ से मतलब जिस पे चढ़ के आपको ये सब काम करना है, फिर वो आपका प्रोजेक्ट हो, वो आपका टैलेंट हो, वो आपकी प्लानिंग का हुनर हो, जो भी ये सब। हाँ, आपका मतलब आप किस पे काम कर रहे हैं। घोड़े, हमारे यहाँ इंद्रियों को, घोड़ों को इंद्रियों का प्रतीक माना है। तो हमारे पास 10 इंद्रियां हैं। अर्जुन के घोड़े कृष्ण चलाते थे और इतने कंट्रोल थे कि एक झटके में अगर उधर से कोई प्रहार हो रहा है, इशारे पे घोड़े हट जाते, रथ बच जाता, प्रहार निकल जाता। हमारी इंद्रियां बहुत मजबूत होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल। तो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 10 हैं। अगर आपका इन 10 पे कंट्रोल है तो बाहर से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आंख से आप क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं। अब कान फोड़ू, सुबह से म्यूजिक सुन रहे हैं जाने के पहले, आंख से आपका स्क्रीन टाइम क्या है, ये सब इफेक्ट होगा। आपकी इंद्रियां कमजोर हो रही हैं, आपके घोड़े कमजोर हैं, वो रथ से हटेंगे ही नहीं, इधर उधर कर देंगे। और ध्वजा पे बैठे हुए हनुमान जी, ये 4 चीजें रखी है जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है सामने कर्ण जैसा योद्धा भी हो, आप सलामत निकल जाएंगे। और उनका क्या करें जो महाभारत में संजय का किरदार निभाते आए हैं। संजय, हर ऑफिस में संजय भी होते ही हैं। नहीं, अगर संजय होते तो कॉर्पोरेट लड़ाई बदल गई होती। लोगों ने संजय को गलत समझा। हर ऑफिस में संजय नहीं होता, और होता है तो खतरा नहीं है। ओके। हर ऑफिस में खतरा है 2 ही लोगों से, रामायण की मंथरा और महाभारत का शकुनी। ओके। दिक्कत इनके साथ है। ओके। शकुनी कब, उस महाभारत के मूल में तो शकुनी था, इतनी खोपड़ी चलती थी शकुनी की कि उसके बारे में कहते हैं कि उसके इधर यदि कील डालो, इधर से स्क्रू बन के निकलती थी। पूरा टाइम ब्रेन चल, आपके हमारे आसपास कई शकुनी है, दिन भर ऊट पटांग चलता रहता, इसको निपटाओ उसको पटको। एक होती मंथरा, इधर की सुनी, इधर लगाई, उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन वो बीच में जो लगाने वाला हिस्सा है उसमें वो उस चीज का शेप ही बदल देती, मसालेदार बना देते हैं। क्या नहीं कर सकते। संजय तो वो व्यक्ति था कि जब धृतराष्ट्र ने कहा कि महाभारत का युद्ध होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं अंधा हूं,
तो व्यास जी ने, धृतराष्ट्र के मंत्री थे संजय, तो संजय को दिव्य दृष्टि दी कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं कि तुम देख सकोगे और बता सकोगे। कॉर्पोरेट ऑफिस में यदि संजय हो जाए तो कई लड़ाइयां गलत दिशा में जाए ना। दिव्य दृष्टि, सही पहली गलत, दिव्य दृष्टि। हाँ। संजय का कोई दोष नहीं, उसने देखा, आपको बता दिया। ये दिव्य दृष्टि, जो सामने दिख रहा है एज इट इज बताया, उसके बाद भी कोई देख सके, वो दिव्य दृष्टि। बैठा तो वहां था, देख यहाँ रहा। दूसरी चीज, महाभारत के तीसरे चौथे दिन संजय, धृतराष्ट्र ने कहा हम क्यों हार रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं। तो संजय इतना निष्पक्ष व्यक्ति था, उसने अपने राजा से कहा था आपके कारण हार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ, बोले आपको जब जब दुर्योधन को रोकना था आपने नहीं रोका, तो आज दुर्योधन ने ये हालत कर दी, आप दोषी हैं। और जब गीता समाप्त हुई तो संजय ने कहा कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, धर्म जीत गया। तो संजय जैसा कैरेक्टर तो ऑफिस में 5-50 होना ही चाहिए, जो देख के जो हो रहा है वही बताए। संजय एक ऐसा मैसेंजर है, अगर मैसेज प्रॉपर चला जाए, कॉर्पोरेट की आधी लड़ाई आदमी जीत जाए। लीडर को प्रॉब्लम ये है कि जो मैसेज कन्वे करता हूं टीम समझ नहीं पा रही, टीम को जो समझाया जाता है टीम फील्ड में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर की प्रॉब्लम है। इसलिए कहता है मैसेज बहुत क्लियर करो, मैसेज क्लियर करो। तो संजय से तो सीखना चाहिए। मुद्दा संजय का नहीं, मुद्दा है मंथरा और शकुनी का है। शकुनी का, मैंने करेक्शन कर दिया थोड़ा। तो और जो महाभारत के जैसे हम बात कर रहे थे, हनुमान जी जब हमें क्राइसिस में होते हैं, ऑफिस क्राइसिस में स्ट्रेस लेवल, तो उसको कैसे डील करते हैं? वो मेडिटेशन के थ्रू होता है या हनुमान जी की उसमें भी कोई सीख है? ये देखिए क्या होता है कि 2 टाइम आप मेडिटेशन करें, ओपनिंग ऑफ द डे, एंडिंग ऑफ द डे। ओके। तो ज्यादातर लोग, मैं अगर आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर आप 100 लोगों को बैठाइए और उनसे पूछिए कि आपके दिन की ओपनिंग कैसी होती, तो बहुत सारे तो अभी यही बताएंगे ओपनिंग उठते हैं, थोड़ा मैसेज वैसेज देख लेते हैं, फिर नहा लेते हैं। मैं कहने वाली थी कि ऑफिस के मैसेज चेक करने पड़ते हैं, सबसे पहले वो करते हैं। और फिर वो जो मैसेज चेक किए, वो मैसेज आपने बाहर चेक किए, लेकिन टॉयलेट में नाश्ता करते टाइम वो मैसेज दिमाग में आ गए पूरा। उसकी लोग देखते ही पहले इसीलिए कि अगले 1 घंटे में प्रिपेयर हो जाएंगे। हाँ, तो वो सोचते रहेंगे। पूजा करते समय भी वही, जितना टाइम मिला और बाहर हो गए। तो ये तो बड़ी डेंजरस, बड़ी डिफेक्टिव स्टार्टिंग है। फिर मैं जोर मारता हूँ कि नहीं, ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग नहीं कहलाएगी कि आप, ये तो रूटीन का काम है, तो सभी करते हैं, आपने कौन सा बड़ा काम किया। फिर मैं पूछता हूँ आप बताइए कि आपकी ओपनिंग कैसी हुई, आज सुबह आप उठे कैसे, क्या करते हैं। तो इस देश में 99% लोग हैं जो ये नहीं जानते सुबह उठना कैसे। अब दिन में आपको इतना बड़ा युद्ध लड़ना है, इतना चैलेंजेस फेस करना है, अभी तैयारी क्या है? ये कोई तैयारी थोड़ी हुई है, तो रूटीन वर्क है, तो आपको करना है, आपने होमवर्क किया है। होमवर्क में, प्रिपरेशन में थोड़ा फर्क होता है। क्या किया? तो मेरा एक अनुरोध रहता है कि जब भी हम सुबह उठे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड 7-8 घंटे पैरेलल थी पलंग के, हम सोए हुए थे। जानवर और इंसान में जो बड़ा फर्क है वो ये है कि जानवर की स्पाइनल कॉर्ड ऑल द टाइम पृथ्वी के पैरेलल होती है, मनुष्य की स्ट्रेट हो सकती है। स्ट्रेट होते ही लाइफ एनर्जी नीचे से ऊपर उठती है, वही पावर है दिन भर का। तो जैसे ही आप उठें और पलंग पे बैठें कमर सीधी करके, या कोई कुर्सी डाल लें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, बैठ के अपनी स्ट्रेट योर बैक और डीप ब्रीदिंग, थॉटलेस ब्रीदिंग। थॉटलेस होना भी तो एक चैलेंज है। तो इसलिए जिनको थॉटलेस होने में दिक्कत है वो थॉट को रिप्लेस कर लें हनुमान चालीसा के मंत्रों से, ये तो हो जाएगा। रिप्लेस करना आसान है, लेस करना मुश्किल है, तो रिप्लेस कर लो।
तो हनुमान चालीसा रूपी मंत्र अगर सुबह सुबह स्पाइनल कॉर्ड में ब्रीदिंग से कनेक्ट हो जाएं तो मंत्र है, तो मंत्र आपकी जो लाइफ एनर्जी है इतना चार्ज कर देगा कि 10-12 घंटे उसका असर है। ओके। फिर आप ऑफिस जाइए तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सुबह तैयार हैं, पूरा कवच और पहन के। आपने अपना क्लीन कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन बाहर निकल के आज ठंड बहुत है तो टोपा लगाएंगे, बारिश है, रेनकोट है, कार है, ये सब तैयारी है। लेकिन इसकी तैयारी नहीं है कि जब तीर चलेंगे, कमेंट्स आएंगे, डिस्टर्बेंस, तो हम डिस्टर्ब ना हो। तीर तो चलेंगे ही चलेंगे, नहीं? वो तो युद्ध तो बंद ही नहीं हुआ ना बेटा, ये तो जिंदगी भर का युद्ध है। कब बंद हुआ है? कभी आप कब विक्टिम प्ले करते करते कब आप इस पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हो, आपको भी नहीं पता चलता? क्या दिक्कत है? तो पार्ट ऑफ गेम है। आपको अपने को बिना डिस्टर्ब किए अगर कोई काम आप कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ गेम है। किसी के साथ तो होना है, दिखना है। मैं 20 वर्ष मीडिया में रहा, एडिटर रहा दैनिक भास्कर का, तो मैंने जो प्रयोग किए वही बता रहा हूँ लोगों को। कोई ये ना लगे ये तो बाबा जी इनको क्या मालूम हम क्या फेस कर रहे हैं। तो हम जो भी आप ये फेस कर रहे हैं ये कभी बंद हुआ ही नहीं और ना नया चालू हुआ है। तो कलयुग को इतना बुरा क्यों कहते हैं? हर युग में चीजें रही हैं, तो लोग कलयुग को तो डिफेम क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, कलयुग में इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए। कलयुग में वो सिचुएशंस कम हो गई जिससे वो और कम जल्दी हो जाते। सतयुग में लोग अच्छे थे, ऋषि मुनि थे, तो घटनाएं तो वही होती थी। रावण सीता का अपहरण तो तभी कर चुका था, राम थे, हनुमान थे, तो रावण जल्दी कवर हो गया। आज भी घटनाएं वही हैं। युग बदलने से एनवायरनमेंट बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, वेपन्स बदल गए, तो इसलिए वो बहुत हावी लगता है। बाकी कलयुग में कोई खराबी कुछ नहीं है, लेकिन वो तो आना ही था ना, डिटोरेशन। आपने अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दिया, आपके बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है ये बिल्कुल ऐसा हो जैसा हम थे हमारे उनके लिए, तो वो तो युग बदल गया। तो एटीट्यूड बदलना, ये तो एक पूरा युग बदला है। तो कलयुग बिल्कुल खराब नहीं है। कलयुग में तो मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो कलयुग में वैसी घटनाएं हुई नहीं जैसी द्वापर में हो गई कि भरी सभा में आपकी बेटी बहन के कपड़ों पे हाथ डाल रहे हैं आंखें बंद करके। अभी तो ऐसा नहीं देखना मिलता। नहीं। तो बात वो नहीं है। इसलिए मेरा जो अनुरोध है कि मैंने अपने टाइम एक चीज देखी, शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, कि मुझ में, मैं बेसिकली जर्नलिस्ट नहीं था। अच्छा। मैं तो बैंक में नौकरी करता था। अब मैं लिखता पढ़ता था तो मैं कॉलमिस्ट बन गया। कॉलमिस्ट से फिर मेन स्ट्रीम में आ गया। तो उस टाइम जो हमारे आसपास लोग थे वो बेसिकली जर्नलिस्ट थे। तो वो थोड़े डिस्कम्फर्ट हुए मुझे, और मुझे मालूम था कि मैं इनके जितना ना तो पढ़ा लिखा हूँ, ना अनुभवी हूँ, मुझे जर्नलिज्म आता नहीं, तो कैसे सरवाइव करूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर चुका हूँ। तो मैंने तो भगवान हनुमान जी से कहा, महाराज अब 2 ही चीज़ें हैं जो निकाल के ले जाएंगी, परिश्रम और मेहनत। ये 2 करते रहो, क्योंकि योग्यता तो नहीं है। कुछ भी नहीं आता था। तीसरा एक रास्ता हो सकता है, या आप चापलूसी करो तो आगे निकल जाओगे। मैं जिस ग्रुप के साथ काम करता था वहाँ का टॉप मैनेजमेंट चापलूसी के मामले में 0 टॉलरेंस। वहाँ चापलूसी नहीं चलती थी। ये बहुत अच्छा था। हाँ, ये हमको फायदा हुआ। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि चापलूसी चलना नहीं है, तो मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। तो मेरी सुबह हनुमान जी से होती थी, शाम हनुमान जी पे, रात को सोऊं। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने आके मदद कर दी। ओह वाह। तो मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी होगा। चमत्कार है ये तो, नहीं? हनुमान चालीसा चमत्कार है अपने बहन जी, आप में। इसको थोड़ा सा संशोधन कर दें, चमत्कार की जगह इसको कृपा कहें। कृपा। क्योंकि भगवान कृपा करता है, भक्त को चमत्कार लगता है। ये बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ, भगवान चमत्कार नहीं करता। नहीं, वो कृपा करते हैं। वो कृपा हमें करता है। हमें लगता है चमत्कार हो गया। तो चलो, भगवान कहता है तू यही मान ले, पर मैं चमत्कार नहीं करूंगा। तुझे तेरा परिश्रम करना पड़ेगा, तुझे तेरी योग्यता का उपयोग करना पड़ेगा, मैं कृपा कर दूंगा। हम हनुमान जी को कैसे अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, आवाहन कैसे कर सकते हैं उनका कि वो हमारे साथ जुड़े? अच्छा तरीका तो हनुमान चालीसा है। ओके।
सरल तरीका है और विद ब्रीदिंग मेडिटेशन के साथ, तो बहुत जल्दी हनुमान जी की अनुभूति होगी, वो आपके जीवन में जुड़ेंगे। दिखते भी हैं कभी हनुमान जी सपनों के माध्यम से, कभी साइंस अब ये कुछ संकेत भी चूंकि देते हम हैं। इतने सारे सीन देखते हैं तो शायद कभी सपने में आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी की फीलिंग तो वो अपने भक्तों के थ्रू कराते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो आपकी इतनी मदद कर जाएगा कि आपको फील होगा कि ये नहीं आया, हनुमान जी आए, इसके भीतर बैठ के आए या इसको चला के लाए। तो वही हनुमान जी की सबसे सच्ची अनुभूति है कि आपकी बाधाओं में कोई परिस्थिति, कोई स्थिति ऐसी बन जाए और आप पार लग जाएं। तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। कभी मुश्किल से निकाला है हनुमान जी ने? हाँ, और कई बार, और ऐसा निकाल के ले गए। तो मुझे लगता है मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी होगा और होना भी चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड या बजरंग बाण में से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर आप प्रॉब्लम में हैं किसी? हनुमान चालीसा है। हनुमान क्यों है? चालीसा। क्योंकि छोटी है और बजरंग बाण आक्रामक है। ओके। अच्छा, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सब कुछ डाल दिया, सुंदरकांड सब, हनुमान बाहु सब डाल दिया। अच्छा। तो 3.5 मिनट में पूरी हो जाती है हनुमान चालीसा। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हो जाता है काम। हो जाता है काम। हनुमान चालीसा एक वेपन ही है आज हाँ, के। एकदम सब कुछ है, सब कुछ है। कवच है, शस्त्र है, शास्त्र है, प्रसाद है। उसको रेमेडी के तौर पे भी तो यूज करते हैं लोग, कोई एस्ट्रो रेमेडी के तौर पे भी करते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि भी कहीं से भी ग्रहों को इफेक्ट करना है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कैरेक्टर करता है इफेक्ट। उनकी स्टडी में हनुमान जी हैं तो फायदा उसका करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अब यहाँ से जाएंगे तो हनुमान जी हम पे भी कृपा करेंगे। ये जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।